झारखंड में ईडी की कार्रवाई एक लंबे समय से चल रही है और अब जो है ईडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन कर रही है। 4 समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक ईडी दे चुकी है, लेकिन आज फिर एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय तो नहीं पहुंचे, लेकिन बल्कि उनके कार्यालय से एक पत्र जरूर पहुंचा है और वो अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री को एक झटका भी लगा और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले को लेकर आप पहले हाई कोर्ट जाइए, लेकिन जब आज का तारीख था मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय जाने का, तब वो हाई कोर्ट गए हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? सबसे पहले मदन जी, एक बहुत फेमस उपन्यास आया था काफी वर्षों पहले, पता नहीं आपने पढ़ा है कि उसे नहीं, गुनाहों का देवता। पढ़ा है इसे? नाम सुना है सबने, गुनाहों का देवता। चलिए अब यहीं से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आपके प्रश्न में ही सारा उत्तर छिपा है। मुख्यमंत्री जी ने और उनकी लीगल टीम ने बहुत कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ईडी के शक्तियों को चैलेंज किया था और कहा था सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल न्याय मिलेगा। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कभी कभी कि अदालत में उन्हें विश्वास नहीं है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लायक नहीं है और उस केस का स्टेटस है डिसमिस्ड एज विड्रॉन, यानी इनको विड्रॉ करने की परमिशन दी गई और उस केस को डिसमिस कर दिया गया। कोई राहत नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी के पास कुछ समय था, वो तुरंत हाईकोर्ट में अगले दिन ही दाखिल कर सकते थे याचिका। बाकी जो संबंधित कागजात थे जो समय नहीं निकल पाते वो साथ में सब्सिक्वेंटली लगा देते, लेकिन वो अंतिम दिन, और आपको आज पता है आज शनिवार का दिन है, आज ही उनकी पेशी है और शनिवार के दिन में हाईकोर्ट में काम नहीं होता, ना केसेस रजिस्टर होते हैं, ना उनका नंबर चढ़ता है। तो मुख्यमंत्री जी ने शनिवार को एक टेक्निकलिटी पूरी कर दी, ई फाइलिंग कर दी केस की। ई फाइलिंग कर दिया उन्होंने, ना केस को नंबर मिला, ना केस रजिस्टर हुआ, ना उसकी हियरिंग संभव है। और अब उसी के बहाने उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि चूंकि हम उच्च न्यायालय चले गए हैं इसलिए ईडी के चौथे समन में अब ईडी को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है? क्या उच्च न्यायालय में ये केस दाखिल हो गया? क्या उच्च न्यायालय ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई अंतरिम राहत दी? क्या उच्च न्यायालय से कोई बड़ा निर्देश मिला ईडी को? क्या ईडी की शक्तियों को जो चैलेंज किया गया था उच्च न्यायालय में, उस पर कोई उच्च न्यायालय की टिप्पणी आई? साहब, यहाँ तो केस ही ई फाइलिंग हुई है, नंबर भी नहीं मिला उसका, और ये कह रहे हैं कि हम उच्च न्यायालय चले गए तो अब कोई बात नहीं। इसमें देखिए, जाहिर तौर पर अब जनता की अदालत में मुख्यमंत्री जी को दोषी करार दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से येन क्रेन प्रकरण ईडी के समन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता में ये क्लियर कट मैसेज है कि मुख्यमंत्री काफी कुछ छिपा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी एक उपन्यास का जिक्र किया था, गुनाहों का देवता। तो अभी हमें लगता है कि अब अदालत और एजेंसी के सामने मुख्यमंत्री को अपना गुनाह स्वीकार कर लेना चाहिए और शायद सजा में रियायत हो जाए कुछ गुनाह को स्वीकार करने में, क्योंकि ये तो क्लियर है उनके प्रेम प्रकाश, उनके करीबी अमित अग्रवाल, उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सभी स्कैम्स में जेल के भीतर है और 2 जो सीनियर अफसर्स थे जो उनके बहुत करीबी थे वो भी जेल के भीतर है। तो मुख्यमंत्री जी सबके राज्य के मुखिया हैं, यही सारे इनके मातहत हैं और इनके करीबी थे। तो जब वो ईडी के शिकंजे में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अब ईडी के समक्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ये टालो, ये कोर्ट कचहरी केस कितने दिन तक, और कोई कोर्ट से राहत मिलती तो कोई बात होती, फाइल कर दिया और कह दिया कि नहीं जाएंगे। तो लेकिन एक आरोप जो आप लोगों पर लगता है, आप कहते हैं कि जनता की अदालत में ये चला गया मैसेज कि ईडी के सवालों से वो भाग रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि ईडी का दुरुपयोग करके आप लोग उनको परेशान कर रहे हैं। मदन जी, ये 21वीं शताब्दी का हिंदुस्तान है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो न्यू इंडिया आपको दिख रहा है, यहाँ कोई गुनहगार बचेगा नहीं और कोई निर्दोष फंसेगा नहीं। आपको क्या लगता है, जहाँ देश की अदालतें इतनी स्वतंत्र हैं, कोई एजेंसी किसी को जबरदस्ती फंसा देगी तो क्या अदालतें उस व्यक्ति को छोड़ देगी जिसने इसे गलत तरीके से फंसाया? मुख्यमंत्री जाहिर तौर से जानते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है और शायद उन्हें यह भी पता है कि कानून का शिकंजा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए वो जितना समय होता है वो टाल रहे हैं सारी चीजों को। लेकिन हमारा तो अभी भी कहना है मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है तो जाइए एजेंसी को फेस कीजिए। अगर आप पाक साफ है तो कौन दुनिया की एजेंसी जबरदस्ती कहीं से एविडेंस को फैब्रिकेट करके आपको फंसा देगी? हाँ,
लेकिन अगर आप दोषी हैं तो कबूल कर लीजिए ना गुनाह। और जिस तरीके से आप भाग रहे हैं, लगता है कहीं ना कहीं कि अब शक की सुई जो है वो आप ही की ओर मुड़ रही है, यानी मुख्यमंत्री। आदिवासी मुख्यमंत्री को आप लोग परेशान कर रहे हैं, देखना नहीं चाहते। जब से सरकार बनी है तब से पीछे पड़े हुए हैं। बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी क्या थे? वो आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं थे? उन पे तो कभी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। करप्शन को जाति से जोड़कर आप कैसे देखने लगे? क्या कोई आदिवासी है तो क्या उसे कुछ भी करने की छूट मिल जाएगी? देखिए, आदिवासियों को जितना हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने हक दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ट्राइबल मंत्रालय का गठन हुआ अटल बिहारी जी के समय में। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोगों के समय से मनाना शुरू हुआ। तो तमाम जो चीज़ें थी आदिवासियों के लिए वो हम लोगों ने शुरू किया। देश को पहला आदिवासी गवर्नर हम लोगों ने दिया, पहला आदिवासी राष्ट्रपति हम लोगों ने दिया। उसके बाद भी अगर इनको शक होती है तो ये तो अजीब की बात है। और हमें लगता है मुख्यमंत्री जी को आदिवासी कार्ड नहीं प्ले करना चाहिए। और इन्हीं के एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने क्या कहा था दिल्ली में कि जो 90 केंद्रीय सरकार के सचिव हैं उसमें से 3 सचिव जो हैं वो सिर्फ ओबीसी के हैं, बाकी कोई नहीं है। राहुल गांधी जी के कभी कभी आईक्यू लेवल पर तरस आता है। वो इसलिए क्योंकि इनको भी पता है कि 1992-94 फेज में मंडल कमीशन लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1994 में ये लागू हुआ। और 1996 से जो परीक्षाएं हो रही हैं यूपीएससी की, उसमें 27% ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ। यानी 1996 बैच में जो क्वालिफाई किया होगा ओबीसी का 27%, वो लोग को ही ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अभी जो सेक्रेटरीज हैं केंद्र सरकार में वो 92-94 बैच के हैं। यानी 96 बैच की बारी ही नहीं आई जिसमें पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। कांग्रेस ने तो मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो 1996 के बैच की जब भी बारी आएगी तो 27% उस समय से ओबीसी का समय आएगा। अभी तो 92-94 बैच की बारी चल रही है। तो इनको सामान्य ज्ञान नहीं है या ये जानबूझकर अनजान बनते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि सामान्य लोगों में जो ईडी के रूल थे उसमें 3 नोटिस के बाद, यानी कि 3 समन के बाद एक नोटिस निकलता था और गिरफ्तारी होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री के केस में बदलाव क्यों हुआ है आखिर ऐसा? नहीं, देखिए, ये तो इसका जवाब तो मुझे लगता है एजेंसी दे सकती है, कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं दे सकता। ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कानून है कि 3 नोटिस थी आपके पास, हो सकता है चौथा नोटिस नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रावधान है। बहरहाल इसका बेहतर उत्तर तो ईडी ही दे सकती है। लेकिन एक संवैधानिक टकराहट, आरोप प्रत्यारोप, राजनीति का रूप ये लेता जा रहा है। बीजेपी पर तो पूरे आरोप हैं। मदन जी, आपको याद है ना जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं वो कैसे शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, मैं कानून और कानून का राज स्थापित करूंगा, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो इसी कानून के राज के तहत एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक केंद्र सरकार की एजेंसी उनको कोऑपरेट करने के लिए समन कर रही है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कभी धमकाते हैं कि अगर हिम्मत है तो ईडी आके गिरफ्तार कर लो, और कभी कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए तंग कर रहे हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है मुख्यमंत्री जी, इसको जानबूझकर राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं? और अज्ञानतावश आज उनके एक प्रवक्ता को मैं देख रहा था टेलीविजन पे, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कोई आम आदमी है जो कभी भी ईडी बुलाएगी चले जाएंगे। हाँ साहब, आप करेक्ट कर लीजिए, मुख्यमंत्री भी एक आम आदमी होता है कानून की नजर में। जितना वैल्यू एक आम आदमी का होता है उतना ही मुख्यमंत्री का होता है, उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होता। लेकिन दरअसल क्या है ना, ये वंशवादी पार्टी वाले लोग अपने नेताओं को राजा महाराजा की परंपरा में चलने वाले लोग हैं। इनको लगता है राजवंश अभी भी जिंदा है और शायद इनके लिए कोई अलग कानून है। ये भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए जो कानून है वही एक सामान्य नागरिक के लिए भी कानून है। तो क्यों छूट मिलेगी? तो फिलहाल अब झारखंड में ईडी के समन से राजनीति भी काफी तेज हो चुकी है, लेकिन सबकी निगाहें अब हाईकोर्ट पर टिकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची।